नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के वन लाइनर इफेक्ट जो आपके एमपीपीएससी, उसके बाद यूपीपीएससी, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर पूछे गए प्रश्न उनको हम देखेंगे। ये घटना चक्र आपकी देखने को होगी जीएस की, जिसमें वन लाइनर इफेक्ट है, तो इनको जल्दी जल्दी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला प्रश्न आप लोगों को नहीं देखना है क्योंकि ये 2017 का है, तो 17 का सूचकांक नहीं देखना है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, जीवों से पृथ्वी सर्वाधिक वृहद परिस्थिति तंत्र है, तो जैवमंडल का इन तीनों में से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेटर जो आपके देखने को मिलेगी एनजीटी, इसका गठन कब हुआ था? तो 18 अक्टूबर, ठीक है, 2010 को एनजीटी का गठन हुआ था। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पर्यावरण से अभिप्राय, ठीक है। ये पूरी इसकी परिभाषा दे रखी है, आपको पता होगी पर्यावरण की परिभाषा। एक पर्यावरण की परिभाषा ये है, ठीक है। और याद आपको रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के परिभाषा के अनुसार। तो इसकी क्या है? पर्यावरण के किसी चारों तरफ घिरे हुए भौतिक और जैविक दशाओं एवं उनके अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है तो गरीबी कम करने से। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो 1986 में। पर्यावरण बनता है तो जैविक घटकों, भू आकृतिक घटकों, जैव अजैविक घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक साधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीड़ित प्राकृतिक संवेदनशीलता का विषय प्राकृतिक संसाधन। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखे, तो धारणीय विकास, सतत विकास, ठीक है। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए आपका निर्धारण किया। वे कुल कितने? तो 17 आपके SDGs आपके निर्धारित किए। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रगति जगाने के हेतु निर्माण किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको प्रमुख पर्यावरण दिवस देख लेना, जो मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, एक बार आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले याद रखना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस। उसके बाद फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, वानिकी दिवस, और उसके बाद जल संरक्षण और मौसम विभाग। तो आप तीनों आ जाएंगे 21, 22, 23 मार्च, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, डॉल्फिन दिवस 14 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, हाथी दिवस विश्व तो 12 अगस्त, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिवस, ठीक है। और आपको यह याद रखना है कि 22 तारीख पर आने वाले प्रमुख, तो 22 मार्च को विश्व, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 जून को विश्व ऊंट दिवस, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। तो ये विश्व दिवस के रूप में। इसके बाद देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल, खनिज, वे साधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। 1972 में आयोजित किया गया स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ठीक है, 1972 में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था नीरा अवस्थित है, तो नागपुर में। अब इसकी स्थापना पूछी जाए नीरा की, तो ये याद रखना आपकी 1958, ठीक है, 1958। फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोधक एवं नियंत्रण तथा निरंतरता का घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरियो में किया गया। कब किया गया? तो 1992 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण सतत विकास के लिए पहली पृथ्वी सम्मेलन तो 1992 में रियो डी जनेरियो, अभी पढ़ा अपन ने। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रम का नाम है एजेंडा 21। क्या है? एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 आपका क्या होता है?
तो एजेंडा 21 में आपको क्या याद रखना, तो एजेंडा 21 में आपके रियो डी जनेरियो में 1992 में पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, पर्यावरण के संबंधित। तो इसमें आपको जो 20वीं आपकी वर्षगांठ थी, इसको मनाने का आयोजित किया और इसमें आपका एजेंडा 21 नाम से शामिल किया। अब एजेंडा 21 क्या था, तो धारणीय विकास के साथ वैश्विक कार्य योजना था है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर रियो 20 की घोषणा पत्र का शीर्ष था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल। क्या कहलाता है आपका वायुमंडल? वायु एक है मिश्रण, नाइट्रोजन इसमें 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93 और 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड। नोबल गैस में वह गैस जो वायु में नहीं मिलती, रेडॉन। वातावरण में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो गैस की कमी होगी ऑक्सीजन की। वह कार्य जो पेड़ पौधा नहीं करता, वायु का प्रदूषण। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी, तो श्वसन। जैव पदार्थ का अपचय, ज्वालामुखी क्रिया। तो श्वसन से आप ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे। जैव पदार्थ के अपचय से इसमें से भी कार्बन, फिर ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। फिर कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्था में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है तो ग्रेफाइट और आपका हीरा के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता प्रकाश संश्लेषण। अपचय का विचार संबंधित एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों में सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय तो आपको कहाँ पर दिखेगा, जिनेवा में देखने को मिलेगा, विश्व मौसम संगठन का, ठीक है। इसके अलावा जिनेवा में आपके कौन कौन से मुख्य है, तो आपको WTO का याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपको हु का याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर WMO का याद रखना है। फिर आपको UNO का याद रखना है। फिर UHF का याद रखना है। फिर UNCTO का याद रखना है। इन सब का आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। विश्व मौसम विज्ञान अभिसरण वो लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो आपको यहाँ दिखेगा। इसकी स्थापना 72 में हुई थी, ठीक है। वर्तमान में, तो वर्तमान आपको होमवर्क है कि गूगल करना है, ठीक है, वर्तमान, और वहाँ पर सर्च करना है। वीडियो को आपको यहीं रोक देना है सबसे पहले, नहीं रोका है तो रोक के वहाँ जाना है, उसके बाद आगे का वीडियो देखना है। इतने आपको वीडियो आगे नहीं चलाना है। फिर EPA का फुल फॉर्म पूछा तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। इसका स्थापना पूछे 12 दिसंबर 1970 में। कहाँ पर हुई थी, तो USA में हुई थी। NEA का फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, और EPA का तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। दोनों में फर्क है, ठीक है, NEA में भी और इसमें भी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, पर्यावरण संगठन है। इको मार्क कहाँ दिया जाता है, तो पर्यावरण के प्रति मीट्रिक पूर्ण में दिया जाता है। 2022 में आपका इको मार्क से क्वेश्चन आया था, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 में इको मार्क का प्रमाण पत्र पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ताओं के लिए चिन्हित करने वाला तो इको मार्क होता है। धारणीय कृषि का अर्थ है कि भूमि के इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चला है 2015 से। भारत में हरित कृषि का संबंधित प्रारंभ करा किसने करा है, तो पंजाब ने। ये छोड़ दो, ठीक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण से हानिकारक है तो संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और परिस्थिति के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित किया वो तो आर्टिकल 21 में आपको पर्यावरण का अधिकार मिलता है, स्वच्छ वायु का, स्वच्छ जल का, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 21। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की अध्यक्ष, तो ये भी आपका होमवर्क है, वर्तमान आपको सर्च करना है, ठीक है, क्योंकि ये PDF आपको पुरानी दिखेगी इसमें, लेकिन स्टैटिक वाला जो GK वो काफ़ी बेहतरीन है, तो इसलिए आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। जो वर्तमान के कुछ प्रश्न हैं वर्तमान के देखना है तो वो मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ, तो वहाँ पर वीडियो आपको पोस्ट करना है। वीडियो पोस्ट करने के बाद आपको गूगल पे जाना है, गूगल देवता से पूछना है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके गूगल देवता वहाँ पर बोल देंगे, ठीक है। फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना तो 18 अक्टूबर 2010 को होती है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के पुस्तक के लेखक तो WS एडम्स है, ठीक है। फिर आमतौर पर समाचार में आने वाला रियो डी 20 सम्मेलन है तो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन।
रियो डी 20, अब रियो डी 20 के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो रियो डी 20 आपका क्या हो जाएगा, तो रियो डी 20 में आपको याद रखना है ये सबसे पहले जो 5वां काम हुआ था तो 97 में हुआ था, लेकिन 20 की बात कर रहा है ये, ठीक है। 20 की बात करें तो रियो डी 20 में शुरुआत तो 1992 में होती है, अपन पढ़ के आए 1992 में होती है। कहाँ पर होती है, तो रियो डी हर 5 साल में होने वाला ये है, ठीक है, हर 5 साल में होता है ये। तो अगला कब होगा 92 के बाद, तो 1997 में, ठीक है, 1997। फिर 5 में होने के बाद कब होगा, तो 5 में होने के बाद आपका 2097 से 98, फिर 2002 में होगा, ठीक है। ऐसे 5-5 साल काउंट करते रहना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी 5 का आयोजन हुआ था तो 97 में, अपन यहाँ से 5 अपन ने काउंट कर लिया था। फिर कहाँ पर हुआ था 5, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछा गया है, न्यूयॉर्क में हुआ ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसके बाद रियो डी आपको क्या याद रखना है कि विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए। तो धारणीय विकास क्या है आपका, धारणीय विकास आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, धारणीय विकास हो गया। उसके बाद वैज्ञानिक, अर्थवेदियों, सिविल सेवकों, व्यवसायिक, और उसके बाद आपको संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों का आपका क्या समाधान हेतु सुझाव देती है। तो क्लब ऑफ रोमन, अजीब सा क्वेश्चन है कुछ, तो देख लेना एक बार। फिर एजेंडा 21 नाम से किसको जाना जाता है, तो एजेंडा 21 आपको अर्थ समिष्ट या पृथ्वी सम्मेलन के स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं जो वर्षगांठ हुई थी उसमें आपको क्या बोलते हैं अपन, एजेंडा 21 के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर कई प्रतिरोधी पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि इसमें प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम में नष्ट हो जाता है। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः काय में होती है, तो सेल्यूलोज में होती है, ठीक है। मूल रोम मृदा से चिपक रहे रहते हैं पेक्टिन के कारण, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इनका रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा, उससे संबंधित कुछ मिले तो वो देख लीजिएगा। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, तो पर्यावरण के गुणों में पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाओं के विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थिति विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति असंतुलन। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो आपको पर्यावरण संतुलन याद आएगा तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद आएगा, लेकिन उसके तहत नहीं है, ये है वन नीति पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ठीक है। औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसरण के लिए वित्तीय क्रियाओं के रूप में काम करता है, तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, ठीक है, GEF आपका करता है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी की स्थापना की गई, तो रियो में की गई अर्थ समिट के 1992 के दौरान। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों के लिए अल्प विकसित देश के निधि जो LDCF उपलब्ध कराता है, तो कौन कराता है, GEF कराता है। GEF का फुल फॉर्म ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई, तो COP 7 की बैठक माराकेश में प्राप्त निर्देशों के आधार पर। वर्तमान में GE का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ये आपको याद नहीं करना है, गूगल देवता के पास जाना है और वहाँ सर्च कर लेना है, ठीक है, करना चाहो तो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको लगता है नहीं करना है तो फिर कर लो। पलाची माड़ा में जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वो है केरल में स्थित। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य नाम छाता विधान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, छाता विधान के नाम से जाना जाता है। 1992 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र में प्रथम मानव पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन के निर्णयों में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया। इसका नाम में परिवर्तन करके इसका नाम अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसको छोड़ दो। फिर भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घकालिक विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, तो मिश्र क्षय, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगिकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध क्षय किस्में। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण, तो मासानोबु फुफुका ने हुआ था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाई, फिर आपके इंडिया ने बनाई। ये आपको देखने को मिलेगा ग्रीन आर्मी से संबंधित प्रश्न, ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपकी होती है ग्रीन आर्मी से। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा पारिस्थितिक तंत्र शुरू हो जाता है, ठीक है, क्या शुरू हो जाता है, पारिस्थितिक तंत्र शुरू हो जाता है। तो 10% का नियम कैसे संबंधित है, तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में पोषी के स्तर से दूसरे पोषी तक पहुंचने का। अब ये 10 जो आपका देखने को मिलेगा 10% का नियम, तो ये नियम क्या होता है, आप जब पर्यावरण पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण, ये वो समता, फिर खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 10% का नियम ये है कि आप जैसे कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, अब मान लो आप ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, एक यहाँ पर कौन
बकरी मान लो, ठीक है, बकरी पेड़ को खा रही है तो इसका जितना भी ऊर्जा है वो 10% बकरी में आएगा, ठीक है, बस कितना 10%। अब बकरी को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है, तो शेर में उसकी ऊर्जा कितनी आएगी, 10% आएगी। ऐसे 10% का नियम चलता है, ठीक है। फिर जीव से जैव मंडल तक जैविक घटक की सही क्रम क्या होगा, जीव से जैव तक का आपको जैविक घटक का सही क्रम यहाँ पर पूछा गया कि उसका सही क्रम आपका क्या देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें आपको पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर परिस्थिति तंत्र, फिर भूदस्यु आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादन, फिर परपोषी को द्वितीयक कहा जाता है, और एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण से अन्य स्तर तक के स्थानांतरण को पश्चात क्या होती है, घटती है। तो अभी मैंने बताया कितनी रह जाती है, 10% ही रह जाती है। कुछ कारणों वंश यदि तितलियां की जातियां स्पीस की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे है, कुछ पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परागण आपको पता होगा, ठीक है, पुष्प पौधे अपना जो रहते हैं आपके जो जनन क्षमता, जनन कैसे करते हैं, ये परागण के द्वारा करते हैं। एक तितली या इसके द्वारा दूसरे फूल पर लिया जाता है, वो परागण करते हैं, फिर ऐसे आपको सब पढ़ा होगा आपने। इसके कारण अपन यहाँ पर वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अपन फैक्ट में भी नहीं जाएंगे और ज़्यादा अंदर भी नहीं घुसेंगे, ठीक है। पक्षों में कुछ प्रजाति समविष्ट गिरावट हो सकती है। परिस्थिति परस्पर संबंध का अध्ययन क्या है, अध्ययन है तो जीव और वातावरण के बीच का, ठीक है। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव के समुदाय और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं पारिस्थिति कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ठीक है। तो किस नाम से किया था, ओकियोलॉजी नाम से, ठीक है, ओकियोलॉजी नाम से। फिर जीवधारियों के कार्बनिक अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंध के अध्ययन को परिस्थिति अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं, यह बताता है अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया था यूजी ओडम ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में एजी टांसले द्वारा दी गई, ठीक है, इकोसिस्टम की। और इकोलॉजी अलग है, इकोसिस्टम अलग है, आपका परिस्थिति तंत्र और परिस्थिति अलग है, पारिस्थितिकी अलग है, ठीक है। परिस्थिति की बात करें तो ओकियोलॉजी के नाम से अर्नेस्ट हैकल ने और इकोसिस्टम एजी टांसले द्वारा। परिस्थिति तंत्र विचारधारा और बायोनिसिस तथा माइक्रोकास्म कहा जाता है, तो कार्ल मोबियस तथा फोबियस ने, ठीक है, किसने कहा, कार्ल मोबियस तथा फोबियस ने, ये चीज यहाँ पर। फिर प्राकृतिक की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती परिस्थिति तंत्र। परिस्थिति तंत्र का संबंध सही कथन सही है तो परिस्थिति तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई, समस्त जीवधारियों, भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, अपनी उत्पादकता होती है। परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं, ये एक बंद परितंत्र है, तो ये एक खुला परितंत्र होता है। परिस्थिति पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का उत्कर्ष, हाँ, ठीक है, पढ़ लेना यार, आप लोग, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो क्या है कि जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, तो परितंत्र का, इकोसिस्टम का। कृत्रिम परितंत्र है तो खेत, ठीक है, खेत में आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 महीने आपको फसल देखने को मिलेगी, कई की रवि की भी 3 महीने, खरीफ की भी 3 महीने आपका खाली रहता है, ठीक है। तो कृत्रिम परितंत्र तंत्र है तो धान का, खेती का। फिर घास, स्थल, वन, मरुस्थल उदाहरण है तो स्थलीय परितंत्र का। झील, नदी तो जलीय परितंत्र का, ठीक है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसके पर्यावरण के समर्थन कर सकता है कहलाती है तो वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है तो पारिस्थितिक कर्मठता। पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ परिस्थिति तंत्र तो समुद्री है, ठीक है। समुद्र में आपको देखने को मिला, पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवणता सोडियम क्लोराइड। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, ठीक है, वर्षा जल प्रबंधन और जैव मंडल भार। वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मदद है तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में। भारत में परिस्थिति असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन, मतलब वनों को काटना। वह कार्य जिसमें परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है तो वृक्ष को काटना। परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान है तो सर्वाहारी। परिस्थिति तंत्र में एक जीवी संगठन नहीं है तो वायु। अब ये क्या कंसेप्ट से आपने पढ़ा होगा तो सब समझ में आ रहा होगा। परिस्थिति निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत तो सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य से आने वाली ऊर्जा।
परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार से जीव अपघटक जीव करते हैं तो कवक और जीवाणु करते हैं। ठीक है, अपघटक वे जीव है जो अपचय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीय हो सके और उससे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक तोड़ते हैं तो अपघटक। ठीक है, अब कोई मर जाता है तो उसमें कीड़े हीड़े लगते हैं, सब लगते हैं, वो खा पी कर क्या मिट्टी में मिला देते हैं, तो मिट्टी में मिलने के बाद उसमें क्या हो जाता है, पोषक तत्व बढ़ जाता है। सूक्ष्म जीवों के एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलक्रीम, प्रोटोजोआ, केचुआ भूमिका अदा करते हैं तो अपघटकों की। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता तो चींटी और हिरण, ये ऑप्शन हो गया, उसमें से ढूंढना था। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता का श्रेणी आता है तो शाकाहारी में। अब घटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में है तो कौन है, चींटी। ठीक है, अब घटक भी करती है और प्राथमिक श्रेणी की बात है। अब चींटी भी कहीं हो जाता है तो वहां पर चींटियां भी लग जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक और द्वितीय दोनों होता है। आपके फल फ्रूट भी खाता है, सब्जी, हरी सब्जी भी खाता है और आपका मांस भी खाता है। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसाहारियों पर द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये IMP कर लेना आप। ठीक है, ये IMP कर लेना, पूछा जाता है ये प्रश्न, तो इसको आपको IMP कर लेना, फाइटोप्लैंक्टन्स। परिस्थिति तंत्र के जैव घटकों में उत्पादक घटक होते हैं तो हरे पौधे। कौन होते हैं, हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि से। 5वीं 6वीं में पढ़ते हुए आए होंगे। प्रथम पोषक स्तर पर अंतर्गत आते हैं हरित पादक पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जीवों में शामिल होने के कारण परिस्थिति तंत्र से संबंधित है तो हरे पौधे। एक घास स्थलीय परिस्थिति तंत्र में खाद्य श्रृंखला में विविध घटकों का सही क्रम, तो घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है, तो ये उत्पादक हो गया। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारी में ऊर्जा प्राप्त होती हुए कहे जाते हैं तो वो खाद्य कहा जाते हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिवसीय। ठीक है, जीवों द्वारा ऊर्जा का तो एक दिवसीय होता है, एक दिवसीय। ठीक है, दिवसीय नहीं, एक दिवसीय मतलब एक ही दिशा में। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो घास, बकरी तथा मानव। जीवभार का पिरामिड जिससे परिस्थिति तंत्र में उल्टा है वह है तालाब। ठीक है, अब पूछेंगे ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। ये भी MPPSC पूछा गया है। फिर ये देखो, स्थलीय परिस्थिति तंत्र में जीवभार का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ऊर्जा में भी सीधा बनता है। परिस्थिति तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई में उपस्थित जीवभार की रेखीय चित्र निरूपण करते हैं तो जीवभार और पिरामिड। फिर ये आपको याद रखना पिरामिड के बारे में, ये देखने को मिलेगा। अब ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। MPPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि स्थलीय परिस्थिति तंत्र कैसा बनता है, सीधा। और उल्टा कहाँ पर बनता है, तालाब में बनता है जीवभार का पिरामिड। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में, परिस्थिति तंत्र के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परिस्थिति तंत्र में DDT का समावेशन होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित होती है, तो सांप में आपको देखने को मिलेगी। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को जैविक अवरोधन कहते हैं। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, बायोमैग्निफिकेशन। DDT जैसे प्रदूषक होते हैं तो जैविक अनिम्नीकरण। ठीक है, नॉन बायो, तो ये आपके क्या होते हैं, अनिम्नीकरण होते हैं। पारिस्थिति की मित्र नहीं है तो यूकेलिप्टस का। ठीक है, एक झाड़ होता है, आपने देखा होगा, तो पारिस्थिति के लिए ये अच्छा नहीं होता है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण की शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। वृक्ष जो पर्यावरण के संकट माना जाता है तो ये आपका दिख रहा है। लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल। लैक्टिक आवास का उदाहरण कौन सा है, तालाब और आपको दलदल देखने को मिलेगा। ठीक है, स्थिर जल के आवास लैक्टिक आवास के अंतर्गत आते हैं तो आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय। बहते हुए जल आवास लैक्टिक आवास कहे जाते हैं जैसे नदी, लोटिक। ठीक है, दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है तो इकोटोन। MPPSC ने यहाँ से प्रश्न पूछा था। ठीक है, MPPSC 2022, तो हल्के में मत लेना, जितना भी ये पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसने पूछा क्या था, ये नहीं पूछा था कि दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटिन। ठीक है, ये नहीं पूछा था। उसने क्या पूछा था, आपका इकोटिन ही पूछा था। हाँ शायद उसने पूछा था, हाँ, जैव विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण है तो कौन सा है, आपका
तो वो दिखेगा आपको पश्चिमी घाट। हाँ, उसने ये भी पूछा था, ठीक है, ये भी पूछा था, इकोटोन भी पूछा था आपका एमपीपीएससी ने, और ये भी पूछा था, तो दोनों पूछे थे। फिर सर्वाधिक स्थायी परितंत्र महासागर में होता है, सबसे स्थायी परितंत्र समुद्र में होता है, ठीक है। सर्वाधिक स्थायी तो महासागर में, सबसे स्थायी तो समुद्री में होता है। परिस्थिति तंत्र में तत्वों का चक्रण को कहते हैं तो जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र में ओडम ने सम्मिलित किया जाता है गैसीय चक्र में। परिस्थिति संतुलन में का संबंध नहीं है तो औद्योगिक प्रबंधन से। परिस्थिति की स्थायी मितव्यय है जिसका आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है, और उसके वो कौन थे आपके नेतृत्व करता, तो ये आपको बताना है। नर्मदा नदी पर ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन नर्मदा बचाओ, इसका कौन था, तो मेघा पाटकर, ठीक है। दक्षिण भारत में का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन इफको आंदोलन। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से था। परिस्थिति तंत्र का से संबंधित प्रमुख कथन। परिस्थिति तंत्र का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम का शब्द तो एजी टांसले। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों के अन्य पौधों में सड़ा गला कर देते कहलाते वियोजक। परिस्थिति तंत्र घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा होता है, फिर घास स्थल में, फिर झील में, फिर महासागर में, ठीक है। परितंत्री तंत्र घटते उत्पादक के क्रम में तो मैंग्रोव में कम होता है, फिर घास मैदान में, फिर इसमें सबसे ज़्यादा महासागर में, झील में, ठीक है। अधिक विविधता वाले परितंत्र उत्पादक भी होता है अधिक, ठीक है। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी होती है तो अधिक ही होगी। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों का एक श्रृंखला एक दूसरे से आहार होता है तो पोषित। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होती है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला आपको देखना है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला। फिर जैव मंडलीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऊर्जा ना तो सृजन की जा सकती ना नष्ट की जा सकती, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती उषा गति का पहले नियम के अनुसार। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है। फिर विभिन्न परिस्थिति तंत्र में उत्पादों की सकल उत्पादक की एक ही शाकाहारी द्वारा स्वीकृत हो पाता है तो 10% ही हो पाता है। सर्वप्रथम गहन परिस्थिति डीप इकोलॉजी शब्द तो अर्निस्ट नेस ने दिया था। 3 शब्द आ गए हैं, एक तो आ गया आपका इकोलॉजी, एक आ गया इकोसिस्टम, एक आ गया आपका डीप इकोलॉजी, ठीक है। तीनों को याद रख लेना कौन थे इसके। परिस्थिति निसे आसला की संकल्पना को प्रतिपादित किया तो ग्रीनलैंड ने। अब कौन आ गया, आसला निसे, ठीक है, परिस्थिति निसे। परिस्थिति पदछाप की मापन का इकाई तो भूमंडलीय हेक्टर है। एक मनुष्य जीवन के पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक है न्यूनतम भूमि को कहते हैं तो परिस्थिति पदछाप। फिर इसको छोड़ दो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 72 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में। जनजातीय एवं पारिस्थितिक वन निवासों के लिए तो 2006 में, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 80 में। वन संरक्षण अधिनियम 80 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में, भारतीय वन जीव संरक्षण 72 में। मिले इकोसिस्टम असेसमेंट परिस्थिति तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, फिर समर्थन, फिर नियंत्रण, फिर संरक्षण और सांस्कृतिक। छोड़ दो इसको, वह जो समर्थन सेवा है, पोषक चक्र छोड़ दो इसको भी। एक साधारण समुद्री आहार का सही क्रम होगा तो डायम स्वपोषी, शाकाहारी, फिर मांसाहारी, ठीक है। जैव वानिकी का संबंध में सही है तो यह परिस्थिति का पर्याय, ठीक है, पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव के तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैव वानिकी अर्थात बायोनिमिक्स शब्द बायो जो नोमिस शब्द मिलकर बना है तो बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से, जबकि नोमिस ग्रीक शब्द नोमस से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ नियम, और बायोनिमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है फिक्नोलाइन, ठीक है, फिक्नोक्लाइन। किसी जल निकाय में लवणता तो हेक्लोलाइन, ठीक है। जल में घनत्व तो है फिकोलाइन, लवणता तो हेलोक्लाइन, ठीक है। किसी जल में गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन तो थर्मोक्लाइन। याद रखना तीनों की घनत्व, जल निकाय में घनत्व तो फिकोक्लाइन, लवणता तो हेलोक्लाइन, और तापमान में परिवर्तन तो थर्मोक्लाइन। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, ठीक है, क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषक को सतह पर लाकर, ठीक है।
वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्व में परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्लवन वाहन के। इसके अलावा पारिस्थितिक संवेदन क्षेत्र में वे क्षेत्र जिन्हें घोषित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। जो मुख्य वही पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे। घास स्थलों में वृक्ष परिस्थिति अनुक्रमण के वंश के रूप में जिसे कारण घासों में प्रतिस्थापित नहीं करते वह है, छोड़ो इसको भी। भौतिक वातावरण में किसी समुद्र का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है परिस्थिति अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं में सही क्रम है तो नग्नीकरण प्रवास ये भी छोड़ो, ठीक है। आप इसको जब कंसेप्ट से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर पढ़ाऊंगा भी तो कुछ समझ में नहीं है क्योंकि वन लाइनर है। जो मुख्य आ सकते हैं उसको ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। परिस्थिति भी हमारा खत्म होता है। अब जैव विविधता आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? अब जैव विविधता के बारे में हम यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं, जैव विविधता और पोषण हार के बारे में, ठीक है। तो जैव विविधता के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण के द्वारा। अब आपका दो देखने को मिलेगा, इन सिटू, आपको इन सिटू दिखेगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं तो स्थानीय, और एक सिटू दिखा है जिसे परिस्थानीय। तो स्थानीय और परिस्थानीय से समझ में आ रहा होगा। राष्ट्रीय उद्यान, तो जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर ही हम संरक्षण करते हैं, कई में इन सिटू में। और एक सिटू में क्या होता है कि एक सिटू में कोई भी विलुप्त होने वाली जाति है तो उसको उस स्थान से लेकर हम ऐसा वातावरण बनाते हैं और दूसरी जगह उसका करते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण भी आपको दिखेंगे, यहाँ बता दूंगा तो फिर आगे मजा नहीं आएगा, ठीक है। और वन लाइनर है तो जल्दी हमको पढ़ना है। टेरिफ मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार को खतरा ना हो, तो प्राकृतिक संरक्षण को, ठीक है। अब टेरिफ क्या होता है आपका, क्या है ये टेरिफ? तो टेरिफ आपको देखने को मिला अंतरराष्ट्रीय, आपको एक वो है, ठीक है, गठबंधन देखने को मिलेगा टेरिफ, ठीक है, जिसके तहत क्या है कि प्राकृतिक के संरक्षण को, किसको? जो वन्य जीव रहते हैं, ठीक है, पादप और जंतु के व्यापार को। फिर टेरिफ की स्थापना 1976 में WWF और UINC के द्वारा की थी। WWF क्या है आपका? WWF और आपको देखने को मिलेगा IUNC, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नेचर, ये आपको फुल फॉर्म इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। जैव विविधता को इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभक्त की जाती है। यह किस वर्ष? तो 1972 में विटेकर ने किया था। किसने? विटेकर ने। अल्फा, गामा ये आपको देखने को मिलेगा जैव विविधता के बारे में। तो अल्फा, गामा ये आपको क्या, अल्फा मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र में विशेष उपस्थिति प्रजाति की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं, ठीक है। बीटा में क्या कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में विशेष उपस्थित प्रजातियों के संरचनात्मक विविधता मतलब विस्थापन को बीटा कहते हैं। गामा तो किसी क्षेत्र के विशेष उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का मापन, ठीक है, गामा कहलाता है। इसमें आवासों की विविधता आ जाती है। और किसने करा था? ये विटी करने का। जैव विविधता का अर्थ तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो परिस्थिति तंत्र का निर्वहन। आनुवंशिक जाति, समुदाय, परितंत्र, ठीक है, स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके परिस्थिति तंत्र का निर्वहन करती है, तो जैव विविधता करती है। अब जैव विविधता को नाश करने का कारण तो जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश। जैव विविधता को ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का विनाश। फिर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, औद्योगिक उत्पादन, नगरीकरण को बढ़ावा देने से क्या होगा? जैव विविधता का ह्रास होगा। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक आवास। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जैव विविधता कम होने का कारण आवासीय मिशन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, ठीक है। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश और झूम खेती। झूम खेती क्या होती है? पढ़ा होगा आपने। देश के पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्से में यह खेती प्रचलित है, तो झूम खेती के बारे में बात हो रही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय। MPPSC ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि आपके सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो वहाँ पर आपको पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट देखने को मिला था, ठीक है, ऑप्शन में। तो इसलिए पश्चिमी घाट वहाँ पर ये है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है तो कौन सा? पश्चिमी घाट। सेम ये क्वेश्चन MPPSC में आपका आया था। कब आया था? MPPSC में, ठीक है। और ये आपका जो PDF है, ठीक है, ये PDF में आपको कब की बता रहा हूँ तो 2017-18 की PDF है, ठीक है। ये तो ये प्रश्न यहाँ से MPPSC ने एक प्रश्न और दो प्रश्न वहाँ देखे गए, दोनों प्रश्न आपके MPPSC ने पूछे गए प्रश्न है इससे। तो ये जो आपको मैं करवा रहा हूँ इसमें से मान के चलो आपका
1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, बस अच्छे से 1 से 2 बार देख लेना इसको, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि कहाँ पर उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाई जाती है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। ये हॉटस्पॉट है तो कहाँ पर, पूर्वी हिमालय 1, पश्चिमी घाट 2, म्यांमार भारत सीमा वाला क्षेत्र 3 और स्विट्जरलैंड वाला 4। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के क्षेत्र में हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में नॉर्मन मोयर्स ने किया था। ठीक है, मायर्स ने किया था। मोबाइल वाला हॉटस्पॉट मत समझ लेना, जिससे आप नेट वाईफाई लेकर नेट चला लो। ठीक है, जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता ही पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीवों के जातियों का अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकोया। IMP कर लेना। किस प्रजाति का विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो, तो 50 वर्ष से। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है तो क्या, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच, आनुवांशिक भिन्नता में कमी। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो व्यापक नीच। ठीक है, बोट नीच। प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण UINC, ठीक है, IUCN द्वारा विलुप्त कगार पर जो खतरे संकटग्रस्त पौधे और पशु जाति की सूचियां सम्मिलित की जाती है तो रेड डाटा बुक में। ठीक है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित है तो कैसे, IUCN से। IUCN सब का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को अभी बताया है मैंने। प्राणी समूह जो संकट उत्पन्न जातियों में सर्वज्ञ के अंतर्गत आता है तो महान भारतीय सारंग, ठीक है, सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। शोर चिड़ैया या महान भारतीय सारंग, ठीक है, और साइबेरिया सारस सलेटी टेहरी अति संकट श्रेणी में है। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन गधा संकट के नजदीक है श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है तो ये काई में संकटग्रस्त श्रेणी में। गोल्ड ओरियल, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षी में अत्यधिक संकट उत्पन्न किस्म है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही। क्यों, तो पक्षियों का वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं के बड़े पैमाने के उपयोग से हो रहा है। उत्तराखंड में जैव विविधता का ह्रास का कारण बंजर भूमि का वनीकरण है। ठीक है, कारण नहीं है तो बंजर भूमि का वनीकरण। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, किसी विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है तो जैव विविधता के ह्रास के कारण। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बनाया जिसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी माना जाता है तो सिक्किम को। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन, तो 35वां संविधान संशोधन। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है सिक्किम। जैव विविधता के साथ मनुष्य परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिसे एक स्थापना में करके निहित है तो जैव मंडली नीच रिजर्व। ठीक है, फिर जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व। वह स्थल जो वनस्पति हेतु स्वस्थान पद्धति इन सिटू नहीं है तो वनस्पति उद्यान। कायो बैंक इन सिटू संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती अभी हम पढ़ के आए थे। आप लोगों के लिए ऑप्शन आपको कमेंट करना है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का। वन जातियों और जानवरों में विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है तो एक सिटू संरक्षण द्वारा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में का विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य। इन क्षेत्रों का पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलम दशाएं पाई जाती है क्योंकि इसमें वर्षा भर रहती है तो उच्च वर्षा तथा तापमान। ठीक है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहते हैं तो जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। ठीक है, बायोम में, वर्षा वन बायोम में। प्राणियों तथा पादपों की जातियों अधिकतम विविधता मिलती है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब आप लोगों के लिए कमेंट करके बताना सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, मकर रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, आपकी कर्क रेखा पे या मकर रेखा पे। ये
कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। तो कहाँ पर सर्वाधिक आपकी जैव विविधता पाई जाएगी, कमेंट करके जरूर बताना। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा, ये सब जो है आपको कहाँ पर जैव विविधता है, तो इन सब में शांत घाटी में ज़्यादा है। शांत घाटी अवस्थित है तो केरल में अवस्थित है। साइंट वैली योजना तो केरल राज्य से। फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में। आंध्र क्षेत्रों जिन्हें रामसर का दर्जा दिया गया तो चिल्का झील, लोकटक, ठीक है, केवलादेव और वुलर झील। याद रख लेना, IMP हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। चिल्का झील, लोकटक झील, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, फिर वुलर झील, ये रामसर साइट का दर्जा इनको प्राप्त है। टोटल कितने हैं, तो आपको 18 है, ठीक है, भारत में रामसर साइट। उसमें से 12 आपकी जो है मुख्य इंटरनेशनल जो घोषित कर रखी है वो है, और 18 भारत ने कर रखी है। रामसर सूची में इस वर्तमान में भारत में शामिल है तो 26 स्थल है। कितने, 26, ठीक है। अच्छा, ठीक है, रामसर, हाँ, रामसर साइट अलग है, ठीक है, और आंध्र भूमि अलग है। आंध्र क्षेत्र जिन्हें पर रामसर साइट का दर्जा मिला है, ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ सॉरी, रामसर साइट वाला, ठीक है, 26 स्थल है, ठीक है। एक बार और देख लेना गूगल, लेकिन जो मैं 12 और 18 बता रहा था ये आपका हो जाएगा किसके, बायोस्फीयर रिजर्व से, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व से। तो ये आपको 18 और 12 यहाँ दिखेंगे, ठीक है। रामसर साइट वाले नहीं है वो, आंध्र भूमि वाला नहीं, आंध्र भूमि वाला अलग है और बायोस रिजर्व वाला अलग है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है तो भोज आंध्र स्थल, ठीक है, ये MP का क्वेश्चन है। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है नम भूमि से। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि आंध्र भूमि, ये तो गुजरात में है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो आनुवंशिक विभिन्नता के क्षेत्र में प्रवाल विरंजक सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल जो रहता है इसको प्रभाव पड़ता है। प्रवाल विरंजन जिसे हम क्या बोलते हैं आप, जिसे प्रवाल विरंजक समुद्री तापमान तथा अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्ण, तो ये प्रवालों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, प्रवालों की मृत्यु हो जाती है आपको। फिर जिसमें प्रवाल वित्याप है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग तो वाल्टर C. रोसे ने किया था, ठीक है, बायोडायवर्सिटी अलग है, ये शब्द भी आ गया। जैव विविधता जिन माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट पुनर्चक्रण और शरीर परागण में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के दशक को निर्दिष्ट किया तो जैव विविधता दशक। परिस्थिति तंत्र जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो पोषण स्तरों में की कमी। परिस्थिति तंत्र होता है तो एक गतिकी तंत्र होता है। हिमालय प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्ध के जो कारण उपयुक्त है वह है तो यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। भारतीय संसद द्वारा जैव अधिनियम तो 2002 में आया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई के तमिलनाडु में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि के संरक्षण में सहायक है तो जैव चोरी को रोकना तथा देशी परंपरागत आनुवंशिक साधनों का संरक्षण करता है। MBA की अनुशंसा के आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा के अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस UPSC का क्वेश्चन है ये पूछा गया था तो इसको तो छोड़ दो, कोई काम का नहीं ज़्यादा। भारत सरकार सिपकोर्थन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व है तो ये मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थली को रोकता है इसमें, ठीक है, ये अपन को है, लेकिन होता कहाँ है तो ये आपको याद रख लेना, लद्दाख से संबंधित है, ठीक है। क्या, सिरबक थोर्न, ठीक है, विश्वव्यापी आपकी क्या है, आपकी ये खेती को ये प्रोत्साहन कर रहा है, ठीक है। भारत के लेह में बेरी नामक लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी है तो कौन सी, सिरबक कोथन। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एक गिरावट आई है तो काई के कारण आई है, इसको जो आपका डिक्लोफेनिक सोडियम है इसके कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पशुओं को लगाया जाता है दर्द निवारक, उसको गिद्ध खा लेते हैं तो उनको क्या हो जाता है, ये मर जाते हैं, ठीक है। भारत में जिनसे उनकी किडनी फेल हो जाती है तो मर जाते हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक कारण तो जानवरों के दर्द निवारक देना। कुछ वर्ष पहले एक गिद्ध भारतीय देहांतों के आमतौर पर दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी थे तो पशुओं मालिक द्वारा रुग्ण पशुओं के लिए उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि, ठीक है। कौन सी औषधि का नाम क्या था, डिक्लोफिक, आपका डिक्लोफेनेक सोडियम। मॉरिशस के एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाली पक्षी विलुप्त हो गया, वह पक्षी था डोडो, ठीक है, डोडो। मॉरिशस, ये तो चलो ठीक है, अपने को मॉरिशस से कोई मतलब नहीं। फिर भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड्डयन विलुप्त फ्लाइंग फॉक्स है चमगादड़। ग्रेट इंडियन फुट बैट के नाम से भी जाना जाता है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को, ठीक है। फिर
डुंगुंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, एक है कौन सा स्तनधारी है, जिससे मैमल कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये आपको ये शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विविध संरक्षण दिया गया है। ये समुद्री स्तनधारी घास खाने के लिए इनकी तो वही ड्यूड्यूम है, ठीक है, घास खाता है जिसे समुद्री गाय बोलते हैं। जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका इंडो बर्मा क्षेत्र में जैव विविधता का प्रखर स्तन हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है वे है तो जाति बहुता, ठीक है, स्थानीय तथा आंसा बोध। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपका एमपीपीएससी पूछता है। जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी थी तो मायस द्वारा दी गई थी। जैव विविधता सुरक्षा कार्टोजा उपसंधि के पक्षधरों की प्रथम बैठक एमओपी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी, ठीक है, मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुरम में। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए तो 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबंध है अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है तो यूएसए। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टोजना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है। फिर जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ हुआ तो नागोया में हुआ, ठीक है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में दलों में 11वां सम्मेलन COP 18 2012 के मध्य हैदराबाद भारत में हुआ था, IMP है, ठीक है। अभी आपका COP हुआ था 2 साल पहले, ठीक है, COP की मीटिंग। फिर UN रेड प्रोग्राम समुचित अभिकल्प कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप में योगदान दे सकता है, तो ठीक है, छोड़ो इसको भी छोड़ो, भीतर करने का इसको भी छोड़ो, ठीक है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है, यह अंग है तो संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB का नामक पहल संदर्भ सही है, तो ये एक विश्वव्यापी पहल है। जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम है प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण और निर्णयात्मक सहायता कर सके। TEB वही आपको देखने को मिलेगा। TEB अपन ने देखा अभी क्या था इसका फुल फॉर्म, तो क्या देखने को मिलेगा TEB का, तो द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जिनेवा में है। अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था तो कहाँ पर है, जिनेवा में है। आपकी कौन सी UNEP, ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सी पूछी मॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तो तमिलनाडु में। भारतीय प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, ठीक है, छोड़ो इसको भी। चीता भारत में विलुप्त घोषित किया गया 1952 में। समुद्री तल से 3 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। जम्मू कश्मीर राज्य का पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़ान गिलहरी तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में। शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जाता है तो चमगादड़, भालू, पतंग, रेडियंस से। समशीतोष्ण, ठीक है, इसको भी छोड़ो, ठीक है। उच्च अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है तो निम्न अक्षांशों पर। पर्वतीय प्रवणता, ठीक है, में उच्च उन्तांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः निम्न उन्तांशों पर या अक्षांशों पर होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपको दिखेंगे, ठीक है, तो इसको भी छोड़ो। भारत के उत्तरी पूर्व संघन वनों में रहता है तो कौन, स्लो लोरिस। वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है तो रेड पांडा। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में, ठीक है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतरीन नीतियों और पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र का स्तर पर कार्य करता है वेटलैंड इंटरनेशनल, ठीक है। क्या आपका आंध्र भूमि सर देखने को मिलेगा जो 2 फरवरी को हुआ था। फिर इतने बड़े बड़े पढ़ने की जगह हम छोटे छोटे पे ध्यान दें क्योंकि एमपीपीएससी से पूछता भी नहीं है, तो इसलिए एमपीपीएससी जो पूछ सकता है जैसे आ सकते हैं तो उन्हीं को हम ध्यान देंगे। जलीय तथा शुष्क स्थलीय परिस्थिति तंत्र के बीच क्षेत्र कहलाते हैं आंध्र भू क्षेत्र। आंध्र भूमि के अंतर्गत देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है तो गुजरात में। भारत के तटीय आंध्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आंध्र भूमि के
कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक वंदना शिवा। IMP कर लेना। जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि। ठीक है, ये हमारा खत्म होता है जैव विविधता वाला भी सब। अब हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन ये है, तो इसको भी अब देख लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, फिर ओजोन परत क्षरण आ जाएगा। ठीक है, फिर वन और वन्य जीव आ जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें अभी हम 2-3 चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में तो आपको क्या दे रखा है, सिलेबस में ओनली पर्यावरण है, जैव विविधता है, परिस्थिति तंत्र है। तो ये दोनों तो हम देख चुके हैं, लेकिन हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 1977 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन में आयोजित किया गया, तो क्योटो में। ठीक है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ है, क्योटो में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कन्वेंशन ढांचा संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में आपकी क्या लाना, कमी लाना। इसके लिए आपका क्या जलवायु परिवर्तन का जो देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा विकसित देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से 2007 में स्थापित की गई, तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। उसके बाद यह लक्ष्यधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन की एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीक एवं वित्तीय। भारत में जलवायु परिवर्तन के सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, मौसम की चरम दशा, बारंबारता की तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, तो परिवर्तन होगा। ठीक है, कथन है और कथन 2 भी है, तो कथन और कथन सही है, दोनों सही है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, तो अभी अपन पढ़ के आए थे 0.003%। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक जीवाश्मिक ईंधन का अधिकारिक प्रज्वलन, मतलब ज्यादा जलाना, तेल चालित स्वचालित संख्या की विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। बहुत ही ये वो वाली लैंग्वेज है। ठीक है, ज़्यादा ही हिंदी वाली, लेकिन ये देखें तो जीवाश्म ईंधन जलाना, चूल्हा जलाना। ठीक है, तेल चालित तेलों से चलने वाले वाहन, स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन यानी वृक्षों को काटना। वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 तक कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, तो सिंगापुर ने। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव उद्भिद उत्सर्जन के कारण आसान भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकता है, तो छोड़ो इसको। झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड का कार्य योजना प्रकाशित हुआ 2013 एवं 14 में। झारखंड का ही पूछा जा रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत के क्षरण का तथा प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवश्य प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। 2015 में 21वीं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ पेरिस में। ग्रीन हाउस इन्फेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। अब ये क्या है, पूरा कंसेप्ट वाला है, तो आप समझोगे जब भी आपको सही से समझ में आएगा। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह, ठीक है, उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैस उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव हुए गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण में गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी जोसेफ पोरियर ने। ठीक है, जोसेफ पोरियर ने। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबद्ध है UNFCCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सही कथन। क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई। मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों की रूप से अधिक हानि है। किसी गैस में अशुद्ध एवं दक्षता एवं उस गैस में वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है गैस की वैश्विक तापमान। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समय अवधि के दौरान इसका वैश्विक तापमान विभव 1 पाया गया है। वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापमान विभव पाया गया है, तो -72। ठीक है, पर्यावरण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों के अवशेष का उत्सर्जन करती है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो
O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं है। गैस समूह ग्रीन हाउस का प्रभाव में योगदान देती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इम्पैक्ट करती है तो जल वाष्प। वैश्विक उष्मन के उत्तरदायी नहीं है तो आर्गन, ठीक है। मई 2011 में विश्व बैंक के सहयोग से हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही है। समझौते 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौते में हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभकारक दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चाइना, वह देश जिसने दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, भूटान। ज़रा कार्बन ही उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन उसका जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट भूटान को भी झेलना पड़ता है। वे पदार्थ जो सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान करते हैं तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है, हरित गैस नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है तो कार्बन डाई गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप हिमनदी द्रवीभूत होने लगती है, मतलब हिमनद पिघलने लगते हैं। समय से पूर्व आम में बोर आने लगते हैं, ठीक है, आम और बोर आने लगते हैं तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। वैश्विक तापमान के असर को इंगित करता है हिमानी पिघलना, ठीक है, ये तो आपको पता है। जो मुख्य चीज़ दिखेगी, नई चीज़, वो हम देख लेते हैं। सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। आगे चलते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है तो धान के खेत, कोयले की खदान, पालतू पशु और आर्द्र भूमि। पालतू पशु कैसे होगा तो ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन दे रखा है तो देख लेते हैं। देखो, ये अगस्त 2018 की आपकी PDF है और यहाँ से प्रश्न 2022 में भी आए हैं। मीथेन गैस के प्राकृतिक स्रोत आर्द्र भूमि। मानव की क्रिया जो जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है तो कृषि, जुगली करने वाले पशु जिसे ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है मीथेन, ठीक है। पशु का समझ में आ गया। पशु खाते हैं, फिर अपने 2 नंबर निकालते हैं। 2 नंबर निकालने के बाद उनके जो गोबर होबर रहता है उससे क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। इससे आपका क्या, मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन CH4 गैस को कहते हैं मार्स गैस। एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं और यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक लाने वाला आंदोलन है। पृथ्वी काल। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन पृथ्वी काल। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 को। यह सरकार का व्यवसाय को नेतृत्व देने वाली व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने और प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण का समाधान है। ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रोटोकॉल वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। ग्रीन हाउस गैसों प्रोटोकॉल का विकास। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 से। जापान के क्योटो शहर में UNFCCC ने तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया 11 दिसंबर 1997। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देश के लिए उत्सर्जन 2008 से 2012 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया 5.2%। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से 2020 तक जलवायु निधि जमा करने का प्रतिबंध जताई तो 100 अरब डॉलर। विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया अल्जीरिया के ब्राजील और केन्या में। CDM के लिए सत्य नहीं है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है। आपका इसका फुल फॉर्म तो क्लीन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, मैग्नीशियम। फिर CO2, ठीक है। कार्बन जमाव, कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्त क्योटो नवाचार युग से एक थे। यूएनएसए क्योटो प्रोटोकॉल धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है स्वच्छ विकास युक्त 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है 1 CER यूनिट, ठीक है।
CER यूनिट आपकी होती है। जैव विविधता अभिसरण तो क्या कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक प्रोटोकॉल है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जैविक संशोधित जीव द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों में जैव विविधता की रक्षा करने हेतु कार्टोजा प्रोटोकॉल। ठीक है। आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उसमें मिले लाभों को सुनिश्चित और निष्पक्ष बंटवारे के संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। सही सम्मिलित है तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 79 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 दिया गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस तो 1997 में हुआ। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू की गई कार्बन क्रेडिट प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार के मूल्य के अनुसार। कार्बन क्रेडिट की दृष्टिकोण शुरू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल से। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन करता है विश्व बैंक। बायो कार्बन फंड वही पूछा गया। लैंडस्केप एक बहुपक्षी कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र से कम को करने को बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैसों को। वह वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक एक कार्यक्रम है जो 2008 से लागू हुआ। ठीक है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि देखी गई 0.8% की। फिर इसके अलावा मुख्य देखेंगे हम अब। ठीक है। जलवायु परिवर्तन काव्यजनिक संकेत प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। ठीक है, आइस कोर से। फिर भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है। आणविक ऊर्जा तो इसमें आपको 8 पढ़ लेना है यहाँ पर। ठीक है। ग्लोबल ताप वृद्धि में विश्व में समस्त द्वीप डूब जाएंगे तो मूंगेंगे। यह संभव है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर संकट छा जाएगा नीदरलैंड पर। अपना मुंबई भी डूब जाएगा। ठीक है। IPCC के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि का अनुमान है तो 0.33 से 0.55 मीटर वृद्धि का। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा के कार्बन में सहायक है तो समोच्च बांध अनुपात, सस्यन शून्य जुताई। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका गठन हुआ था 1992 में रियो डी जनेरियो में। ठीक है। फिर कानकुन सम्मेलन का प्रावधान है हरित जलवायु कोष। डबरन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापित हुई तो हरित जलवायु कोष की। तो ये वही है। ठीक है। विकासशील देश को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल न्यूनीकरण पद्धति की सहायता देने से आज से बनी हरित जलवायु निधि से। विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापमान के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा न्यूजीलैंड ने। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थिति से मेथेन का उत्सर्जन का कारण। ठीक है। ऐसे ही फेरेसिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही नहीं है तो छोड़ो, इसको पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या खत्म होता है, जलवायु परिवर्तन भी खत्म होता है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन तो आपके जो सिलेबस है उसमें तो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण, फिर आपका जैव विविधता, फिर आपका कौन सा देखने को मिलेगा, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र तीनों देखेंगे। ये तीनों हम कर चुके हैं और आपको मैंने बताया था कि 2022 में, 2020 में और 2021 में जो भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आए जैव विविधता से तो ये यहाँ से ही पूछे गए हैं। ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार देख लो 2x स्पीड में तो मान के चलो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं बोलने में दिक्कत हुई है, ठीक है, तो उसको आप समझ जाना। कहीं क्या जल्दी पढ़ने में ऐसा ही होता है और कहीं पढ़ने में गलती हो गई होगी तो आप उसको सुधार लीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहो तो वहाँ से भी पढ़ लेना। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे 17 दिसंबर की एग्ज़ाम के लिए, जो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम भी समझते हैं।